Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. कि अमेरिका को अब डर है कि सोवियत यूनियन, वो तो कहते चाइना इज द वन कंट्री, रशिया और जर्मनी क्लोज फ्रेंड्स थे। दम है तो आके लड़ लो, नहीं तो आपकी जमीन हमारी, युद्ध से ही समाधान होता है। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला पर अटैक करते हैं। वहां से राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को कहा जाता है कि बेडरूम से घसीटकर अमेरिका लाया जाता है ट्रंप के एक आदेश पर। लेकिन ट्रंप अभी भी रुक नहीं रहे हैं। ट्रंप का अगला टारगेट है ग्रीनलैंड। वो चाहते हैं ग्रीनलैंड अमेरिका में शामिल हो जाए, लेकिन डेनमार्क ऐसा नहीं चाहता। ग्रीनलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी लगातार ट्रंप को चेतावनी दे रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर, थैंक यू। कैसे देखते हैं इस धमकी को? क्या ग्रीनलैंड को अमेरिका हथिया लेगा? देखिए, ऐसा है, हथियाने से पहले हमको इसकी इंपॉर्टेंस समझ लेनी चाहिए। क्यों हथियाएगा? हथियाने के लिए कोई खास रीजन होना चाहिए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्रीनलैंड बड़ा अमीर है एज फार एज मिनरल्स एंड रेयर अर्थ और खनिज पदार्थों के लेके। और जैसे आपको पता है, सारी दुनिया की लड़ाइयां दो रीजन से होती है, जर और जमीन से। जमीन जर पैदा करता है, पर जमीन की एक और इंपॉर्टेंस है, वो है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। वो इंपॉर्टेंस जो जमीन को पास होती है कि जो अख्तियार कर ले उस जमीन को, वो दुश्मन के ऊपर हावी हो सकता है लड़ाई के दौरान। इसीलिए लैंड की वैल्यू दो टाइप की होती है, एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू और एक इकोनॉमिक वैल्यू। तो ये जो जर और जमीन की लड़ाई के कारण ये जो जगह है ग्रीनलैंड जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर आप नक्शा खोल के देखें तो ग्रीनलैंड जो है वो बना हुआ है जिस जगह पे है यूनाइटेड स्टेट्स के ईस्ट में ग्रीनलैंड है, और फिर और उसके आगे थोड़ा जाओ सी के थ्रू तो आपके पास में आइसलैंड है। तो ये जो ग्रीनलैंड है और आइसलैंड है, ये बड़े इंपॉर्टेंट जगह पे बने हुए हैं, क्योंकि जब सोवियत यूनियन था और इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम दुश्मनों को दूर रखने के लिए नॉर्थ से अगर अटलांटिक की तरफ, रशिया की तरह अटलांटिक की तरफ घुसने के लिए आपको ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच के सी का इस्तेमाल करना पड़ता था। इसको ग्विक गैप कहते हैं, ग्विक गैप, GUIK। वो है ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूनाइटेड किंगडम को मिला के बनाया गया ग्विक गैप। उसको इस्तेमाल करता है रशिया और उसके थ्रू आना चाहता था बेसिकली। तो ये बड़ी बात है। तो इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू ये है, और दूसरी ये है कि इसके थ्रू कौन आएगा? इसके थ्रू वो आएगा जो कि नेटो कंट्रीज पे हावी होना चाहता है, या रशिया को ही देखकर, तो सोवियत यूनियन को ही देखकर तो नेटो बनी थी, वॉर्सो पैक्ट बनी थी। तो सोवियत की सबमरीन्स इस एरिया के थ्रू आ सकती हैं। एयरक्राफ्ट अभी आ सकते हैं, पर एयरक्राफ्ट को तो डील कर सकते हो आप एंटी एयरक्राफ्ट मेजर से। तो अगर सबमरीन्स इस गैप में से आती हैं, ग्विक गैप में से, तो उनको खोजना बड़ा डिफिकल्ट है। और उसके लिए भी उन्होंने खास इंतजाम करा था। इन्होंने एक सोटास करके सिस्टम लगाया था जिसको कहते हैं सर्वेलेंस टोड एरे सेंसर सिस्टम। वो सिस्टम जो था सबमरीन को डिटेक्ट करने के लिए, अंडर वाटर एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए लगाया गया था। तो आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच का एरिया, और ग्रीनलैंड आइसलैंड और आइसलैंड और यूनाइटेड किंगडम के बीच के एरिया को सी है, इसको ग्विक गैप कहते हैं। और सोवियत यूनियन की तरफ से आएंगे तो बेरेंट सी में से निकल के लेफ्ट को टर्न करेंगे, इस गैप में से घुसेंगे और अटलांटिक में आएंगे। तो नेटो कंट्रीज ने क्या किया हुआ था, यहां पे उन्होंने अपने बड़े प्रतिबंध लगाने की कोशिश करी थी, सरटैक्स लगाया था। बस जर्मनी और फ्रांस के पोर्ट्स को तो
वो खुले रहें ताकि उनके भी शिप्स आके अटलांटिक में जा सके। ये बेसिकली एक स्ट्रैटेजी थी, वो उस टाइम की थी। और फिर जो आप कहते हैं कि अब ग्रीनलैंड को लेना, इसलिए अमेरिका लेना चाहता है कि अमेरिका को अब डर है कि सोवियत यूनियन और चाइना, सॉरी रशिया और चाइना मिलके इस गैप का, क्विक गैप के इस्तेमाल करेंगे, बेरेंट सी के थ्रू आएंगे और इससे अंदर जाएंगे, तो फिर इस एरिया में आके वो आधिपत्य जमाने की कोशिश करेंगे। उनको रोकने के लिए ये ग्रीनलैंड को अख्तियार करना चाहता है। पर क्या सर, इसका मतलब यह है कि अमेरिका का अभी सबसे बड़ा जो दुश्मन ट्रंप देख रहे हैं वो चीन को देख रहे हैं, चाहे टैरिफ वाले मामले में हो, चाहे ये जमीन वाले मामले में हो, चाहे तमाम और भी जो चीजें चल रही हैं, उसमें सबसे जो टारगेट पर है वो है चीन। अब चीन पर अगर सीधे तौर पर ट्रंप जाते हैं तो वो उल्टा टैरिफ लगा देता है, तो यानी सीधे तौर पर तो वो लड़ नहीं सकते। ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि हमें किसी भी रूप में चाइना को अपने रक्षा बजट बढ़ाने से रोकना होगा, और वो शायद इसीलिए 2027 तक अब अमेरिका का रक्षा बजट 1.5 बिलियन डॉलर तक बढ़ा देना चाहते हैं। तो ये भी वो चल रहे हैं। लेकिन अब ग्रीनलैंड वाला जो मुद्दा है सर, क्या किसी देश को कब्जा कर लेना और ये कह देना कि मैं इस पर कर ही लूंगा, क्या ये इतना आसान हो जाता है? हालांकि वेनेजुएला पर उन्होंने करके दिखाया है, तो फिर चीन को ताइवान से कैसे रोक लेंगे? देखिए, ऐसा है, आप चीन को ताइवान से रोकेंगे, अगर नहीं रोक सकेंगे तो अमेरिका को कोई दुख नहीं होगा। अभी अमेरिका ने क्या माना है कि ताइवान इंडिपेंडेंट कंट्री है? वो तो कहते हैं चाइना इज द वन कंट्री, उनके डॉक्ट्रिन में लिखा हुआ है। और अगर ताइवान तो सर ताइवान के साथ डिफेंस पैक्ट क्यों किया अमेरिका ने? ताइवान का इसलिए किया कि चीन हावी ना हो ताइवान पे। वो डबल गेम खेल रहे हैं, वो हाँ भी कर रहे हैं और ना भी कर रहे हैं। चीन जैसे, ये अमेरिका की पॉलिसी है कि देखिए, वैसे जैसे कि वो कह रहे सारे देश ने किया हुआ है, इंडिया ने भी किया हुआ है, चाइना इज वन कंट्री। किसी ने कहा है कि ताइवान इज इंडिपेंडेंट? क्या हमने बोला है? तो ये बात सारी ये है। तो सब वो भी गेम खेल रहे हैं। मैं उसकी बात को छोड़ो, एट द मोमेंट ग्रीनलैंड की इंपॉर्टेंस ये है कि वो ऐसे स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम्स लगाएंगे वहां पे ताकि सोवियत यूनियन और चाइनीज, सॉरी रशियन और चाइनीज के सिस्टम्स यहां से आने से रुके, और फिर जितने खनिज पदार्थ हैं वो अमेरिका उसका पूरा का पूरा फायदा उठाए ना। ये बात जो है ये किसी को नहीं अखर रही, किसी को नहीं भा रही। पर वो कहता है ये डेनमार्क का हिस्सा है, डेनमार्क नेटो है, मैं भी नेटो हूं, तो मैं ले लूंगा। अब ये तर्क जो है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, टोटली गलत है। पर गलत तर्क से क्या फर्क पड़ता है? अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, नेपोलियनिक वॉर्स में जो सारे लीडर्स घुसे दूसरी कंट्री में, क्या किसी ने तर्क लगाया था? देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुई, रशिया और चाइना, रशिया और जर्मनी क्लोज फ्रेंड्स थे, उनका पैक्ट था। और पैक्ट इसलिए हुआ कि जब उसने पोलैंड को लिया तो रशिया ने कहा मैं क्यों ना लूं, उसने भी अपने पोलैंड को अख्तियार कर लिया, और फिर दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए और फिर अलग अलग कैंप्स में चले गए। ये अपना गेन देखने के लिए होता है, तुम्हें कहाँ फायदा हो रहा है। मैंने पहले भी आपके शायद चैनल में बोला हुआ है कि यहाँ कोई ठीक नहीं है, ये गलत है, ये सब जो है ना काम नहीं आता। ये निबंध निकले में अच्छे लगते हैं, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई इसका महत्व नहीं है। तुम्हारी लिए जो ठीक है, कंट्री के लिए ठीक है, वो सच है। जो तुम्हारी कंट्री के लिए गलत है वो झूठ है। ये है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का फॉर्मूला, ये चाणक्य नीति भी है। तो इसमें हमें क्यों बड़ा अचंभा क्यों होता है? देखिए, जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं तो ये मॉरल वैल्यूज वगैरह को आप दरवाजे से बाहर रखिए। यहाँ पे आप देखिए आपका फायदा क्या हो रहा है। रशिया अपना फायदा देखेगा, अमेरिका अपना फायदा देखेगा, और यूरोपियन कंट्रीज अपना फायदा देखेंगी और अपना दाव लगाएंगी। ये गेम ऑफ चेस है। कुश्ती में जैसे दाव लगता है पहलवानों का, एग्जैक्टली वही दाव लग रहा है। गलत सच कुछ नहीं है यहाँ। लेकिन सर इसमें ये तो साफ है कि जो कमजोर होगा वही मारा जाएगा। बिल्कुल, इसमें क्या ये तो दुनिया का दस्तूर है, जीव जीव हंती। इसमें आपको अचंभा क्यों हो रहा है? सब आप देख रहे हो, कौन सा नहीं है? आपको मैं बता दूं, अश्वमेध यज्ञ क्या था? आपने कभी सोचा है? जब आपका घोड़ा छोड़ा जाता था, जिस कंट्री में गया वो जगह आपकी है। मैं आपको माइथोलॉजी समझा रहा हूं जिसमें हमारी संस्कृति बनी हुई है। तो आप दम है तो आके लड़ लो, नहीं तो आपकी जमीन हमारी।
ये मतलब क्या था? जब लेकिन हमको सर वोट, आज के युग में ये सब ठीक लग रहा है, जब एक तरफ बिल्कुल भारत नहीं ये नहीं, बोल रहा है, जब एक मैं तरफ कह रहा भारत हूं, ये बोल रहा मैं है कि मैं कह रहा हूं आ, गलत है, मैं कह रहा हूं गलत है। पर हाँ गलत है तो क्या, मेरे कहने से और तुम्हारे कहने से क्या होता है? जिसको हाँ लेना वो तो लेके बैठ जाएगा। तुम तो सिर्फ रोते ही रहोगे और हम भी रोते रहेंगे, गलत हो गया, गलत हो गया। इससे क्या होता है? वो तो करके बैठ गया है। ट्रंप ने एक भी चूक करी है? किसने हम्म कुछ बात की है? और किसी ने भी किया है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जितनी कंट्रीज को, एबिसीनिया के ऊपर इटली ने बॉम्बिंग करी थी, केमिकल वेपन्स की, किसी ने कुछ पूछा? किसी ने सारी अफ्रीका को किस तरीके से रौंद डाला यूरोपियन ने, किसी ने पूछा? तो ये हमको सडनली मॉरल वैल्यूज क्यों याद आ रही हैं कि ये गलत सर है? जिस तरीके से वेनेजुला के राष्ट्रपति को ट्रंप के आदेश पर उठा के लाया गया, उसके बाद भारत में भी यह बात उठने लगी कि जिन्होंने 26/11 किया था, जिन्होंने तमाम आतंकी हमलों को भारत में अंजाम दिया, वो पाकिस्तान में छुप के बैठे, उनको भी वैसे ही घसीट कर भारत लाना चाहिए। देखिए, लाना तो चाहिए। मेरे में ताकत होगी तो मैं कर दूंगा। पर ताकत है क्या मेरे में? मेरे में ताकत हो तो आज मैं उठा के मुनीर को ले आऊं। हम्म क्यों नहीं? कर सकता हूं मैं, अगर मेरे में ताकत है। इसमें किसने रोका है? ये मैं कोई ये थोड़ी मैं जाऊंगा कि भगवान नाराज हो जाएंगे, हनुमान नाराज हो जाएंगे अगर मैं ऐसा काम कर दिया तो। ये कुछ नहीं होता यहाँ पे। सर यहाँ पे भारत का जो स्टैंड तमाम चीजों पर है, जो भी कुछ चल रहा है, चाहे वेनेजुला वाले मामले में हो और ट्रंप के हर उस फैसले पर हो, चाइना की चालबाजी पर हो, भारत का जो फैसला है उस पर कैसे देखते हैं सर आप उसे? हम जो स्टैंड एंड स्टिल वाली जो पॉलिसी पर हैं कि हम सिर्फ ये सबको ये बताते हैं कि युद्ध समाधान नहीं है। भाई देखो, युद्ध समाधान नहीं है, पर अगर तुम्हारा युद्ध से काम चलता है तो है। युद्ध क्यों होते हैं फिर सारी दुनिया में, अगर समाधान नहीं है? आपने युद्ध करके ही तो सारी दुनिया का नक्शा बदला है। जैसे अफ्रीका का नक्शा बनाया गया, स्ट्रेट लाइंस कैसे बनी है? कभी किसी कंट्री में स्ट्रेट लाइंस देखी है बॉर्डर, जैसे कि अफ्रीका की है? ये युद्ध से हुआ है। ये सब किसने कहा समाधान नहीं है? युद्ध से ही समाधान होता है, और युद्ध ही तो है। आप में युद्ध करने की शक्ति होनी चाहिए, और जीत आपकी है, और रिजल्ट आपके पास में होगा। आपको कोई गलत नहीं ठहराएगा कि पाप कर दिया आपने, ये क्या कर दिया, पीठ में छुरा भोंक दिया। ये सब मैं बता फिल्मी डायलॉग्स है, ये कोई मायने नहीं रखता यहाँ पर। आपको पता होना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूं नहीं सर, दोबारा। भारत भारत सरकार का तमाम चीजों पर यही स्टैंड है ना। है तो भारत का स्टैंड है, क्योंकि ना, ध्यान से सुनिए, आपका स्टैंड ये होता है, जब आप स्टेटमेंट देते हो उसके पीछे आप पूरी इनपुट्स डालते हो। हमारी शक्ति क्या है, हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हम थ्रेट को कितना कर सकते हैं, उसके हिसाब से आंसर जाता है। ये नहीं होता कि हमारा चरित्र बहुत हाई है तो हम ये आंसर कर रहे हैं। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं होता। और मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अपना देखना पड़ेगा, आपकी कैपेबिलिटी, थ्रेट क्या है। इस सब का समावेश से आपकी डॉक्ट्रिन बनती है, और आपकी जो डॉक्ट्रिन कहती है वो होता है। आपको जमीन अख्तियार करने के 100 बहाने मिल जाएंगे, अगर आपकी डॉक्ट्रिन कहती है कि आपको ये चाहिए। हाँ, अगर भारत ये जानते हुए भी नहीं कर रहा, तो फिर ये भारत की अपनी डॉक्ट्रिन है कि वो मॉरल वैल्यूज को ज्यादा स्टैंड देता है, और स्ट्रेटेजिक वैल्यूज को कम स्टैंड देता है। वो भारत की सिस्टम होगा। पर जर्मनी का तो नहीं है। हम्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो किसी का नहीं था, फर्स्ट हम्म वर्ल्ड वॉर में भी किसी का नहीं था, नेपोलियन का भी नहीं था, हम्म एलेक्जेंडर द ग्रेट का भी नहीं था, अशोका हम्म का भी नहीं था। किसका था? रामचंद्र जी का भी नहीं था, वो भी अश्वमेध यज्ञ करते थे, तो था किसका? ये हम हम्म। अजीब बात कर रहे हैं। आप देखिए, ये सोचने की बात है। मैं बड़ा इंप्रेस्ड हूं, अगर भारत का ये स्टैंड है, वेरी गुड। डॉक्ट्रिन में लिख के है, इस स्टैंड को फॉलो करें। हम्म तो उससे क्या होगा? बाकी कंट्रीज तो नहीं आपको वाहवाही करेंगे। हम्म। कौन करेगा वाही वाही? कोई नहीं करेगा। हम लेकिन सर आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि आज पूरी दुनिया में जो तमाम देश हैं, वो हर चीज को छोड़कर रक्षा बजट पे कैसे आधुनिक हथियार, कैसे उन्नत हथियार, कैसे अरे जो गोल्डन डॉम है
उस पर अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। अमेरिका का भी 175 अरब डॉलर का जो एयर डिफेंस शील्ड बनाने का जो प्रोजेक्ट है गोल्डन डॉम, वो भी यहां पर चल रहा है ट्रंप के आदेश पर। कैसे देखते हैं कि आज के वर्ल्ड में जहां पर हम ये कह रहे हैं, और मैं भारत की बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि भारत जो है वो उस दौड़ में है जब विश्वगुरु हम लोग बनना चाहते हैं। भारत ये कहता है कि हर चीज का समाधान शांति से होना चाहिए। आज हम रूस को भी समझा रहे हैं, रूस हमारा बड़ा साझेदार है। इजराइल को भी हम यही कहते हैं। हालांकि जो कुछ चल रहा है वो हम मिडिल ईस्ट में भी देख रहे हैं और उधर यूक्रेन और रशिया के बीच में भी देख रहे हैं। लेकिन हर तरफ युद्ध और हर तरफ जो डिफेंस बजट और तमाम रक्षा उपकरणों पर जो खर्च किया जा रहा है, ये सर आने वाले समय में दुनिया को कहां ले जा रहा है? बिल्कुल लड़ाई की तरफ, आर्म्स रेस जो अब तक चलता आया है। इसी रेस के कारण तो ही रेवोल्यूशन ऑफ मिलिट्री अफेयर्स होता है। इसी रेस के कारण इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है। नई नई चीजें आजाद होंगी, नए वेपन सिस्टम बनाएंगे। स्पेस वॉर के लिए आप अपना R&D करेंगे, आपको लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, स्पेस मिसाइल्स बनेंगी कि तभी तो होगा। और जो उनकी मिसाइल्स के इंजन होंगे वो आपकी इंडस्ट्री में लगेंगे। सारी इंडस्ट्री ऐसी तो डेवलप हुई है। तो ये आपको अचंभा किस बात का हो रहा है? आपकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का सबसे ज्यादा फायदा डिफेंस ने उठाया है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो दुनिया में हुई थी, तो डिफेंस वेपन तभी तो बनते हैं। तो सारी दुनिया पैसा खर्च कर रही है क्योंकि सबको जर और जमीन चाहिए। सारी दुनिया की पॉलिटिक्स जर और जमीन पे डिपेंड करती है और किसी चीज पे नहीं। जर मींस मतलब जमीन लो और जर लो, स्ट्रेटेजिकली अपने को प्रोटेक्ट करो और अमीर हो। सोना, चांदी, प्लेटिनम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, ये जितने निकलेंगे पदार्थ वो मिलते हैं आपको जमीन से। स्ट्रेटेजिक प्रोटेक्शन मिलती है और आपकी ताकत बढ़ती है, आपका करेंसी बढ़ती है। जब आपकी ताकत बढ़ेगी, आपका वैल्यू, करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। तभी तो अमेरिका की डॉलर क्यों तब से तगड़ा है? इसलिए तगड़ा है कि अमेरिका सबसे तगड़ा है। कल अमेरिका लतखोरी लाल जैसी कंट्री हो और सोचे कि उसकी करेंसी ऊपर हो जाएगी, कोई उसका लपड़ मार के भी खुश नहीं होगा अमेरिका को। ये याद रखिए, आपको अपनी ताकत बढ़ानी है। ताकत बढ़ाने के लिए जर और जमीन पे कब्जा करना है, और वही ग्रीनलैंड का मुद्दा है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए, और ग्रीनलैंड वाले मुद्दे पर खासकर, क्योंकि जो अमेरिका का इस वक्त स्टैंड दिख रहा है और जो आक्रामक रवैया दिख रहा है ग्रीनलैंड को लेकर, उसमें एक नई टेंशन दुनिया में क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। हालांकि चीन और रूस सिर्फ निंदा और अपील करने के अलावा बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं सर। तो देखिए ऐसा है, आप जो है इंटरनेशनल स्टेटमेंट्स को बहुत तवज्जो देते हैं। आप उनके पीछे का भाव पर जानने की कोशिश करिए। ये बात बनावटी होती है बोलने के लिए। बोलने के लिए असलियत तो यह है, रशिया और चाइना पूरा जोर लगा रहे हैं कि बेरेंट सी से थ्रू जो उनके डिफेंसेस को किस तरीके से न्यूट्रलाइज करके हम ग्रीनलैंड को ले लें और अमेरिका को अलग कर दें। वो ये क्या ट्राई कर रहे हैं, उनको ये ट्राई कर रहे हैं। पर दो दादे हैं, वो दोनों में अगर एक सी शक्ति होती है तो फिर काफी प्यार भाव से बात करते हैं एक दूसरे से, पर दाव लगाते रहते हैं अंदर अंदर। तो रशिया और अमेरिका दाव लगा रहा है, पर वो अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को नहीं छोड़ रहे, क्योंकि ताकत दोनों में एक सी है। बिल्कुल, आपने वो कहानी पढ़ लीजिए, दो दादी दो लखनऊ में पुल के पास में एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। वो बड़ी फेमस कहानी है, उसको पढ़िए, दो बाके, तब आपको पता चलेगा कि ये गेम क्या है सारा। ये हमको पता होना चाहिए। डोंट गेट इम्प्रेस्ड बाय स्टेटमेंट्स कि ये गलत है, ये सही है, ये कुछ नहीं है। आपको फायदा हो रहा है, आप वो चीज आपकी है। मैं हिस्ट्री खोल के देख लीजिए, मैं बोलना नहीं चाहता, सारी कंट्रीज ने ये किया है। जो एरिया उनको पसंद आया, जो उनके स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था, उसको अख्तियार कर लिया, अपना हिस्सा बना लिया। ये ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें। जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण।